16 states and 3 union territories draft a list published for 12. Andhra Pradesh has highest deletion at 44 lakh. Enumeration phase extended in some states. That means डिलीशन हर जगह हो रहा है, लोगों के पास कागजात नहीं है, उन्होंने ख्याल नहीं रखा इन चीज़ों का, तो पोल डिलीशन हो रहा है। इसका मतलब ये निकलेगा कि हिंदुस्तान में ये जो 200 करोड़ लोग होंगे, बाद में पता चलेगा कि ये जो लोग हैं ये हमारे नहीं हैं, बल्कि हमने इनको डिलीट कर दिया और ये किसी और मुल्क से आए, जबकि वो इंडिया में ही पैदा हो गए हैं और इंडिया में ही जन्म ले लिया और इंडिया के ही है, मगर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। इसके बहुत सारे नुकसानात हैं और ये बहुत इम्पैक्ट करने वाला है इंडियन इकोनॉमी को। So, according to an analysis of the data shared by Election Commission, the total voters in the 12 states were draft listed. Lists where draft list has been published via 137727807, out of which 1558 stands deleted on account of absent, shifted and dead voters. यानी इन्होंने कहा कि ये शिफ्ट हो गए हैं या डेड वोटर्स है. The number in the final voter list could increase as EC provides a window for people to submit claim and subjection for the addition and deletion from there. अब इनको क्लेम करनी है कि भाई हम जिंदा है, हम मरे हुए नहीं हैं, हम शिफ्टेड नहीं है. तो ये एक अलग ही समा चल रहा है यहाँ पे इस चीज़ का. अच्छा, फिर उसके बाद यूथ मस्ट कीप क्वेश्चनिंग. भाई आप क्वेश्चन कहाँ करने देते हो, प्लीज़ भेज देते हो घर. और जब हम क्वेश्चन करते हैं तो आपकी पुलिस आ जाती है, इंटरनेशनल करार देती है, तो यूथ कैसे क्वेश्चन करेगा. हाँ, ये आप कह रहे हो कि यूथ मस्ट कीप क्वेश्चनिंग टू द अपोजिशन, ये सही है, बात होगी आपकी. तो ये जो है, डेज आफ्टर द मैसिव यूथ प्रोटेस्ट फोर्स्ड द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, union minister, Prime Minister Narendra Modi said that Saturday that youth should question things that are accepted without a thought, but does not just stop at questioning, have the courage to also find their solution. ये खुद solution ढूंढो इसका, यानी हम solution नहीं देंगे, तुम ढूंढो. भाई करने क्या आ रहे हो, फिर चले जाओ यहाँ से. हम, अगर आप प्राइम मिनिस्टर हो तो आपको, आपके पास टीम होती है, वो सोल्यूशन ढूंढती है. आपके पास पैसा होता है, वो सोल्यूशन ढूंढते हैं. बट ऐसे नहीं चलेगा. He was addressing a new graduates at IIT Delhi, or Mr. Modi said that represents which much more than academic success, serving also as a mandate to contribute to the nation during the ceremony. ये सब जितने भी ग्रेजुएट्स हैं बाहर चले जाएंगे, ब्रेन ड्रेन हो जाएगा इनका, क्योंकि इनको यहाँ पे वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिल रही, इनको यहाँ पे बेरोजगारी मिलेगी, इनको यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी जॉब्स फिक्स्ड होती है. पहले से वीसी को पता होता है कि किसको कहाँ पे फिक्स करना है, पहले से डायरेक्टर को पता होता है कि मेरा बंदा कौन-सा है. और अब तो आरएसएस भी कहता है कि भाई प्रचारक है तो लगाओ नौकरी पे, प्रचारक नहीं है तो निकालो उसको नौकरी से या उसको मत ले दो. पहले प्रचारक होना चाहिए आरएसएस का, तब जॉब मिलेगी इनको, तो फिर ये ब्रेन ड्रेन हो जाएगा. तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो आपको समझना है. यूथ हैव लिट अ लैंप इन द डार्कनेस, सेज राहुल. राहुल ने कहा कि भाई यूथ ने लैंप डार्कनेस में लिट किया. तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. प्रयागराज में इनका पहला शो कैंसिल कर दिया गया था. उन्होंने कहा था कि भाई योगी आदित्यनाथ ने मुझे डरा दिया है, मैं नहीं आपको शो करने दूंगा. फिर किसी और ने अलाउ कर दिया. अच्छा, मणिपुर सीएम रीओपन नेशनल हाईवे टू अलाउ द फ्री मूवमेंट. मणिपुर अब सीएम ने कहा कि चलो भाई फ्री मूवमेंट कर लेते हैं, अब अलाउ कर लेते हैं. इतने साल से ये हो रहा है. यूएस सेनेट क्लियर्स बिल 100% टैरिफ rate looms. The US Senate has passed with overwhelming majority a bill that could once again see a massive tariffs up to 100% being levied on the India for its import of Russian oil. यानी इंडिया जो रशियन ऑयल खरीद रहा है उस पर 100% टैरिफ लग सकता है. ये बिल पास हो गई है. झारखंड में कोई ब्रेक थ्रू नजर नहीं आया. प्रोटेस्ट कंटिन्यू चल रहे हैं. भाई प्रोटेस्ट कर लो, इसी से फायदा आएगा. अच्छा, रेन कंटिन्यूज टू, दिल्ली में ट्रेन चल रही है. कोलैप्स बिटवीन द कार्स किल 70-year-old वुमेन. ये तो चलता रहता है यहाँ पे इंडिया में. ये सारी चीज़ें, रोड एक्सीडेंट्स, इनका कोई हद ही नहीं है. लोग बहुत तेज़ गाड़ियाँ भी चला रहे हैं और ये भी चल रहा है.
अच्छा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्टूडेंट सिटीजन्स ऑफ नोवेयर नोवेयर दैट जीबी रोड जो सबसे मशहूर है सेक्स वर्कर्स के लिए एट द रिस्क ऑफ एक्सक्लूजन इन ऑनगोइंग एसआईआर, यानी उनके पास ना तो कागजात है ना उनको पता है हमें कहाँ से लाया गया है, वो उनको ट्रैफिकिंग के जरिए भी लाया गया था। अब वो एसआईआर में नहीं कर सकते कुछ भी, यानी अब उनके पास कागजात ही नहीं है तो वो एसआईआर में कहाँ आ जाएंगे। अब कर लो और एसआईआर। अच्छा, फिर उसके बाद 2017, 2018, 2020, 2023, 21, 23 स्टूडेंट्स फ्लैग रिकरिंग पेपर लीक्स, यानी कंटिन्यूसली पेपर लीक्स होते गए। प्रयागराज में कंटिन्यूसली पेपर लीक्स होते गए, यूपी में कंटिन्यूसली पेपर लीक्स होते गए। अब बेचारे जिन यूथ ने ये क्वेश्चन उठाया और राहुल के सामने रख लिया, वो बेचारे अब क्या करें। उनके पीछे पुलिस पड़ जाएगी, उनके पीछे कोई भी पड़ सकता है और उनको एंटी नेशनल करार दिया जा सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इशू है। तो भाई सच नहीं बोलना है, झूठ बोलना है। 1 year on women's skeleton remains found। तो ये इसको छोड़ दो, ये अलग ही पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पे। तो ये तो ये जो है, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स ने जब बोलना स्टार्ट कर दिया तो अब वो हर चीज पे बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई, अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि भाई जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो हमारे कन्वोकेशन में नहीं आना चाहिए, यानी लोग उसको एक्सेप्टेबल नहीं नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लोगों ने अब बोलना स्टार्ट कर दिया करप्ट लोगों के खिलाफ, या जो लोग धोखाबाजी कर रहे हैं, या जो लोग सिस्टम को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलाना चाहते, उनको लोगों ने, स्टूडेंट्स ने नकार दिया। अच्छा, कांवड़ यात्रा पे चल रहा है, हर जगह इंडिया में ये काम चलता रहता है। यात्रा एक साइड से, अमरनाथ यात्रा दूसरी साइड से, अब ये कांवड़ यात्रा, और उस पर करोड़ों रुपया गवर्नमेंट खर्च कर रही है, और वो जो टैक्स पेयर्स का मनी है वो खर्च किया जा रहा है इस पे। तो ये एक, इस पे भी बात होनी चाहिए कि भाई रिलीजियस चीज़ों पे इस तरह से पैसे खर्च करो। मतलब लोग अगर जा रहे हैं तो उनके लिए आप चीज़ें रख सकते हो, मगर एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने यात्रियों के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ें इस तरह से रखी हुई है कि जैसे यही सब कुछ है, फ्लावर्स फेंके जा रहे हैं इनके ऊपर। और लोगों से अगर आप पूछे कि क्या चल रहा है इन सब में, तो पता चलेगा कि भाई अच्छा, यहाँ पे एक नोटिस तीन तीन जगहों पे आ रही है हिंदू में। पुलिस ने दो दो जगहों पे दे दी है, यानी जम्मू कश्मीर पुलिस के पास इतना पैसा है कि एक तो यहाँ पे ये देखो किसी मदन लाल को, और यहाँ पे भी देखो, यानी दो जगह पे रखा हुआ है ये से एक ही न्यूज़पेपर में। क्या दो बार इन्होंने पैसे दे दिए इस पीस को पकड़ने के लिए। अच्छा, Meta restricts posts about the Kashmir palette victim on Instagram. Meta has restricted access in the India to the report on the Insha Mushtaq palette victim in Jammu. Now, we restricted the access of this content pursuant to the legal requirement under the India। अच्छा, ये जो बात हो रही थी ना, पैलेट्स क्यों यूज हो रहे हैं, पैलेट्स वहाँ पे क्यों यूज किए गए हैं, लोकसभा में भी इस पे बात हुई है। राहुल गांधी ने भी कहा, मगर कश्मीर के जो पैलेट विक्टिम्स हैं उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला है। अब जाके जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने उनको एलपीजी डीलरशिप दे दी है। और इस पे लोगों ने बहुत सारी बात की है कि जब उस वक्त पैलेट्स चलाए गए तो इतना ह्यू एंड क्राई क्यों नहीं हुआ। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकल एंटरप्रेन्योर्स अकाउंट 90% ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स in Jammu and Kashmir. Nearly 90% of the industrial units established in Jammu and Kashmir since 2019 owned by local lives, and according to the report, the Parliamentary Steering Committee, which was tabled in the Parliament. अच्छा, following the abrogation of the article, the Alliance India and the Janata Party Center claimed that the move bring the development of the data mentioned that the अच्छा, इन एंटरप्रेन्योर्स का हाल क्या है, ये कैसे काम कर रहे हैं।
इनके ऊपर कितना कर्जा है, ये किस तरह से अपने आप को चला रहे हैं, उस पे तो बात कर लो। ये तो खुल गए हैं, मगर इनकी हालत क्या है, उस पे बात होनी चाहिए थी। ये रिपोर्ट 90% ऑफ द वुमेन इन J&K मैरी at the age of 21 and above, against their 79% of the nationality, while the female literacy rate is 73% higher than the national average, and it attributes to the, ये देखो ये कितना बड़ा झूठ इन्होंने बताया है। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में जो लिटरेसी रेट है हायर एजुकेशन की वो 21% है, जबकि पूरे इंडिया में वो 30% है। तो इस पर भाई बात करनी चाहिए थी इनको, बट इन्होंने नहीं की। पार्लियामेंट्री कमेटी को वही चीज़ें अच्छी लगती है जो उनको सूट करती है। ठीक है, तो ये भी एक मामला चल रहा है कि सियासत में हम डेटा को छुपा रहे हैं और जिस डेटा को दिखाना चाहिए हमें वो डेटा नहीं दिखाते। अच्छा, ये एक न्यूज़ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचिंग ट्रेनिंग रिसर्च NITTR, ये भोपाल में है। इन्होंने डायरेक्ट एडमिशन रखा है कंप्यूटर साइंस, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन, डिफेंस टेक्नोलॉजी, पावर सेक्टर में, बायोफार्मास्यूटिक्स में MSc रखा है, फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स, MBA, रोबोटिक्स में BTech रखा हुआ है। अगर आपको करना चाहे कोई इसमें एडमिशन तो ले सकता है इसमें एडमिशन। अच्छा, ये गवर्नमेंट एग्जामिनिंग इफ मेटा क्रॉसिंग इन द रूल्स ऑफ पब्लिशर्स। अच्छा, ये देखो, hold high how to hurricanes forced lizard to change in the grip। साइंटिस्ट ने एक AI, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जो लैग कर रहे हैं साइंटिफिक टेम्परमेंट में और साइंस की न्यूज़ क्या चल रही है उस पर मैं बात करूँगा यहाँ पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, इसको देखो आप। साइंटिस्ट यूज AI टू डिज़ाइन वायरस टू किल हार्डी बैक्टीरिया। साइंटिस्ट ने क्या किया है, उन्होंने AI का यूज किया है, AI सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, तो फिर उसके बाद उन्होंने एक वायरस को डिज़ाइन किया है, बैक्टीरियोफाज वायरस को डिज़ाइन किया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है X174 एज अ टेम्पलेट टू यील्ड 16 फंक्शनल वायरसेस, और उससे उन्होंने 16 फंक्शनल वायरसेस निकाले। तो ये फिर उन्होंने उसके बाद उन्होंने बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया था, जिसको ये हार्डी बैक्टीरिया कहते हैं, वो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होता है, यानी किसी भी ड्रग से वो नहीं मर सकता, तो उसको इन्होंने यूज किया है उसको किल करने के लिए। ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये न्यूज़ आई है साइंस की न्यूज़ में। ट्रेडिशनल डाइट शेप्स यूनिक गट माइक्रोबस ऑफ इंडियन ट्राइब्स। इंडियन ट्राइब्स जो हैं, जो अपने अपने हिसाब से चीज़ें खाते रहते हैं, यानी वो बर्गर शर्गर जंक फूड्स नहीं खाते हैं, हाईली ऑयलिड चीज़ें नहीं खाते हैं, उनका एक अपना लाइफस्टाइल होता है और वो उसी चीज़ को खाते हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दही। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने कहा कि एक यूनिक माइक्रोब जो होता है हमारे इंटेस्टाइन्स में, और उसको कहते हैं माइक्रोबियल गट माइक्रोबियल माइक्रोब्स, उनको यानी जो हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरियाज को कहा जाता है गट माइक्रोब्स, जो इम्पोर्टेंट रोल करते हैं इंसान की इम्यूनिटी में और इम्पोर्टेंट रोल करते हैं डाइजेशन में, और बहुत सारी डिजीज को प्रिवेंट करते हैं। और गट माइक्रोब्स डायबिटीज में अपना रोल प्ले करते हैं, गट माइक्रोब्स रोल अपना प्ले करते हैं, ओबेसिटी में गट माइक्रोब्स रोल अपना प्ले करते हैं, बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में भी। और गट माइक्रोब्स को अगर आप सर्च करोगे किस किस डिजीज के साथ लिंक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं गट माइक्रोब्स एंड लिंक विथ डिजीजेस। तो अब ये देखो, मेटाबॉलिक डिजीजेज में टाइप 2 डायबिटीज में हैपेंस व्हेन बैड माइक्रो बैक्टीरिया चेंजेस हाउ योर बॉडी स्टोर्स फैट एंड हैंडल्स शुगर। इंपॉर्टेंट चीज है लिंक कंडीशन। गट डिसऑर्डर्स में कोहनस डिजीज हो सकता है, अल्सरेशन आपको, कोलाइटिस स्टेम फॉर अ वीक गट वॉल बन सकता है, इम्यून ओवर रिएक्शन टू बैक्टीरिया हो सकता है। अच्छा, ब्रेन और मूड में भी ये चेंज करता है, यानी गट माइक्रोब्स एक्सेस कनेक्टेड विद द माइक्रोब्स टू एंग्जाइटी, यानी अगर बैड बैक्टीरिया आ जाएगा तो एंग्जाइटी बढ़ सकती है, डिप्रेशन बढ़ सकता है, ब्रेन हेल्थ चेंज हो सकती है, केमिकल सिग्नलिंग चेंज हो सकती है, एंड हार्ट प्रॉब्लम्स में गट माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आप इस न्यूज़ को अब समझने की कोशिश करो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, ये न्यूज़ की गट माइक्रोब्स क्या करते हैं। काज पुअर डाइट अगर हमारे पास हो तो ईटिंग लो फाइबर फूड स्टार्व एंड हेल्पफुल
बैक्टीरिया स्टार वाज हेल्पफुल बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स ज़्यादा लेंगे हम, एजिंग एंड स्ट्रेस की वजह से भी गट माइक्रोब्स चेंज हो सकते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है, माइक्रोबायोटा एंड द डिजीज़, ये नेचर का पेपर है, जिसमें इन्होंने बताया है कि माइक्रोबायोटा इन हेल्थ एंड डिजीज़ कैसे इम्पॉर्टेंट है। पब्लिश हुआ है ये सेल सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड थेरेपी, टारगेट थेरेपी में, और इन्होंने इस पे पूरी कहानी में बताई है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है गट माइक्रोब्स। तो ऑरिजिन ऑफ गट माइक्रोब्स हमें पता चला था 19th सेंचुरी में, और फिर उसके साथ-साथ जो माइक्रोब्स हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, यीस्ट होते हैं, वायरसेस होते हैं जो कोएग्जिस्ट करते हैं ह्यूमन गट में, स्किन में, लंग्स में और ओरल कैविटी में। और ह्यूमन गट माइक्रोब्स को कहा जाता है हिडन ऑर्गेन्स, इनको कहा जाता है हिडन ऑर्गेन्स, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं 150 टाइम्स मोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैन द एंटायर जीनोम। और माइक्रोबायोटा एंड माइक्रोब बायोम्स, ये इंटरचेंजेबल टर्म्स यूज़ होती हैं इनको, कोई कहेगा गट माइक्रोब्स को, कोई कहेगा माइक्रोबायोटा, कोई कहेगा माइक्रोबायोम। और माइक्रोबायोटा describes the living microorganisms found in defined environments such as oral and gut microbiota, and microbiome refer to the collection of genome from the microorganisms in an environment which includes not only the community of the microorganisms but also the microbial structure elements and मेटाबोलाइट्स एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। यानी हम अगर इन टर्म्स को स्पेसिफिकली समझने की कोशिश करेंगे तो माइक्रोबायोटा हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे जो हमारे ओरल और गट माइक्रोबायोटा में पाए जाते हैं। माइक्रोबायोम्स कहेंगे कि भाई जो इनसे जीनोम हम निकालते हैं या इनके पार्ट्स निकालते हैं या इनके एलिमेंट्स निकालते हैं, तो उनको हम माइक्रोबायोम्स कह सकते हैं। नाउ माइक्रोबायोटा इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट वन इन मेंटेनिंग आवर हेल्थ, ये इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ की। अच्छा, कौन-कौन से गट माइक्रोबायो होता है? 6 फाइला होते हैं। इसमें आता है फिर्मिक्यूटस बैक्टीरियोडेटस, इसमें आता है एक्टिनोबैक्टीरियो बैक्टीरिया, इसमें आता है प्रोटियोबैक्टीरिया, इसमें आता है फ्यूसोबैक्टीरिया, इसमें आता है विरियोकोबैक्टीरिया। ये जो कॉमन बैक्टीरियाज है 6 फाइलाज पाए जाते हैं। फंगस में गट माइक्रोबाया में आता है कैंडिडा, सैक्रोमाइसीज, मैजिलिका एंड क्लैडोस्पोरियम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। तो हर एक जगह पे माइक्रोबियल बायोटा कंपोजिशन डिफरेंट ऑरिजिन्स, ओरल में कौन से बैक्टीरिया आते हैं ये यहाँ पे दिखाया गया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से बैक्टीरिया है ये बताया गया है। स्किन पे कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, यानी हमारे स्किन पे साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, फिर्मिकोइटस प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरियोडाइटिस प्रेजेंट होते हैं। अब गट माइक्रोबिया में कौन सी बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, ये मैंने क्यों दिखाई आपको, क्योंकि जो न्यूज़ है वो एक टोटल डिफरेंट टाइप की न्यूज़ है। ठीक है? अब इस न्यूज़ में आपको पता चलेगा कि एक्टिनोबैक्टीरिया है, बैक्टीरियोटाइड्स हैं, फिर्मिक्यूट्स हैं, लैक्टोबैसिलस हैं, स्ट्रेप्टोकोकस हैं, एंटेरोबैक्टीरिया है। ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज़ हैं जो रोल प्ले करते हैं गट माइक्रोबिया को बचाने, हेल्प करते हैं इसमें। नाउ अब हम बात करेंगे हमारे मेन टॉपिक की, दैट इज गट माइक्रोबैक्टीरिया। इन्होंने क्या पाया कि जो ट्राइबल्स होते हैं उनमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का नाम है बिफिडोबैक्टीरियम, और ये बिफिडोबैक्टीरियम इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कहा कि इनकी गट माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म की जो ये है हेल्थ है वो इस बैक्टीरिया की वजह से है, यानी डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया पाई गई है इन स्ट्रेन को छोड़ के। इसमें कोई भी नहीं है बिफिडोबैक्टीरिया, इन स्ट्रेन को छोड़ के एक और स्ट्रेन पाई गई है, यानी 6 फाइलाज थे, इनको छोड़ के अब 7वीं फाइला पाई गई है जिसका नाम है बिफिडोबैक्टीरियम, और ये इम्प्रूव करता है गट हेल्थ एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ कमर्शियल microbiotics. However, doctors cautioned against considering it an universal marker for healthy microbe. इन्होंने कहा कि भाई ये डिफरेंट तरीके से अच्छा इसको यूज़ किया गया है। बिफिडोबैक्टीरिया ये कमर्शियली यूज़ भी किया जाता था, मगर इन्होंने देखा कि जो ट्राइबल्स होते हैं उनमें भी ये पाया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको लेनी चाहिए कि भाई दही-वही खाओ और इससे एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन डेवलप होता है जो आपको हेल्प करेगा। अच्छा, staying curious can help preserve vitality in the old age. It is estimated that India, on an average,
day, about 19,500 people celebrate their 60th birthday, and the size of the Indian population 60 above is expected to surpass the 0 to 14 years up to 2046। यानी जल्दी ही 2046 में हम जल्दी ही ये दिखाएंगे कि 60 इयर्स की ओल्ड एज पॉपुलेशन आती है। मुझे एक क्वेश्चन कॉर्नर है कि बिटर स्वीट लिटरेरी, हमें क्यों लगता है कि जब हम बहुत सारी स्वीट खाते हैं कि बिटरनेस लगती है? देयर आर फ्यू रीजंस। स्वीट फूड्स एक्टिवेट योर स्वीट टेस्ट रिसेप्टर्स बट नॉट योर बेटर टेस्ट receptor, but once the taste sweet foods are passed, the sweetness receptors become less responsive for the shorter amount of time, and however your bitterness receptors are still sensitive, and the taste of the normally faint bitter compounds in your saliva and other lingering food particles can become more noticeable। अच्छा, यानी अगर हम शुगर खाते हैं तो फिर उसके बाद हमें क्यों लगता है कि भाई हमारे पास जो टेस्ट आ रहा है वो उतना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, फिर उसके बाद हमें बिटरनेस नज़र आती है। कहते हैं जब ये ओवर सेंसिटाइज़ हो जाते हैं स्वीटनेस की वज़ह से, फिर उसके बाद बिटर रिसेप्टर्स ओपन नहीं होते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई फूड होगा, एसिड होगा, कोई चीज़ होगी उस स्वीट में, तो उसका टेस्ट आ जाता है फिर उसके बाद। और इसका रिसेप्टर का नाम है TAS2R, टू टेस्ट रिसेप्टर इन द जी टेस्ट जी रिसेप्टर जीन्स जो है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। अच्छा, अब है फैक्ट एंड क्वेश्चन। व्हाई इज जंतर मंतर इन दिल्ली फेसिंग स्क्रूटिनी? ये लिखा गया है वायर प्रोटेस्ट इन दिल्ली हेल्ड इन फ्यू decades independent India, how and when did Jantar Mantar become designated protest site and why it becomes a contentious, and have व्हाट हैव कोर्ट सेड एंड व्हाट इज अल्टरनेटिव साइड फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन? यानी यहाँ पे रोड ब्लॉक हो जाता है, यहाँ पे पार्लियामेंट है, यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन है, तो इसीलिए जंतर मंतर को हटाया जाता है। और इस पर बातचीत बहुत बार हुई थी और कहता है कि राम लीला मैदान को इसके लिए यूज किया जाए या किसी और चीज को यूज किया जाए, क्योंकि जंतर मंतर पे बहुत सारी वीआईपी मूवमेंट्स होती रहती है। व्हाई आर द यूजर्स वरीड अबाउट द यूपीआई चार्ज नाउ? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया है जिसमें यूपीआई चार्जेस आ रहे हैं, or so far the payment made on the unified payment interface platforms have been free. However, the taxation and other amendment bill 2026 seeks to change this by empowering the government to allow banks and UPI companies to charge the merchants from certain UPI payments, and there is fear that these merchants will in turn pass these charges on to the customers। अच्छा, जब ये merchants बाहर से आ रहे हैं वो यूपीआई पेमेंट करते हैं, उनसे टैक्स मांगा। अब ये कह रहा है कि भाई इस मर्चेंट से मर्चेंट डिस्काउंट रेट, व्हाट इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट? is a fee that merchant has to pay bank and payment processor for the use of their networks। यानी मर्चेंट जो है वो जो पैसे दे रहा है वो फिर उसके बाद सर्विसेज के पैसे दे रहा है कि भाई आप बैंक की सर्विसेज यूज कर रहे हो तो हमें फी दे दो। एंड टिपिकल एमडीआर चार्ज हैज फोर कंपोनेंट्स, इसके चार कंपोनेंट्स हैं। एंड इंटरचेंज फी, processing charges, network fee, and tax. Interchange fee is paid to the bank that has issued the credit and debit card, and the processing charges are paid to the payment processor gateway such as Rozarpay and PayU, and the network fee is paid to the payment network through such as Visa, Mastercard, and National Payment Corporation of the India. Now, the and good and services tax is the tax paid to the government. Since 2020, the government has mandated that the taxation on UPI and UPay debit card will not attract any MDR charges. However, other cards transactions do. So, why currently pay the cost of UPI transaction? In recent press conference, Reserve Bank Governor Sanjay Malhotra said someone will have to pay the cost and of the UPI transactions. At the moment, some of the cost is being absorbed by the bank and payment processors, and such is being borne by taxpayers. In December 2021, government launched incentive scheme for promotion of low value BHIM UPI transaction person to merchant, under which it provides a subsidy to bank for UPI transactions of less than 2000 in value done at the small merchants. According to the government, it paid 1389 crore as a subsidy in 2021 and 2022. Budget documents show that
and that figure has subsequently been falling, and the government budgeting 2000 crore for the current financial year. So what is the government's proposal? So far the government has not made any proposal. So far government has not any proposal, and the only optional move is in parliament as a part of new law that allows the government to allow such change. Currently the payment settlement system act 2017 instructs bank not to impose any charges on the using the electronic mode of payment if they are conducted using the method listed in section 996 SU of the income tax act. ये important है, ये यूपीएससी के लिए यूज काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि एक्ट से याद रखे कि पेमेंट सेटलमेंट एक्ट क्या है और फिर उसके साथ साथ इनकम टैक्स एक्ट क्या है. Now, as for the sources, in the government said that this possible change in MDR change would be leveled on the large merchants with an annual turnover of 1 to 1.5 crore. According to them, this would exclude about 95% of UPI transactions from the change, and they also have said it is considering an MDR change on UPI transactions of 0.25% to 4% ऑफ द ट्रांजेक्शन. सो अब मसला ये है कि अब इन मर्चेंट से कहा जाएगा भाई आपके इतने ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू हो रहा है, अब आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे. What is the main concern among the users is that UPI will no longer be free, and it is however unlikely the government would impose a change on most of the UPI transactions. Digital and financial inclusion is also important pillar of ongoing reform program, and one of the most attractive aspect of UPI is that it has been free, and the government is likely not risk pushing users bank by cash. भाई अब मतलब ये होगा कि भाई बहुत सारे बैंकर्स से पहले बहुत सारे मर्चेंट्स कह रहे थे कि हमें इससे पैसे कटते हैं और हमें इस गवर्नमेंट को इतना ये देना पड़ता है. जब वो कार्ड यूज करते थे तो फिर उसके बाद क्या मसला हुआ, मसला ये हुआ कि वो लेते ही नहीं थे, कहते थे हम यूपीआई नहीं लेंगे. अब जब ये फ्री था, अब मर्चेंट्स को जिनका 1.2 करोड़ या 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है, तो वो फिर इससे और लोगों से ये पैसा ले लेंगे और ये एक्सपेंसिव हो जाएगा. ये एक बहुत बड़ा मसला है. ये इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने के लिए. अगर आपको ये बात समझ में ना आई हो तो इस न्यूज़ पे कटिंग को फिर से सुन लो जो मैंने बताया है, और मसला इसका क्रक्स यही है. अच्छा, न्यू ट्रिपल अलायंस इन वेस्ट एशिया, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है. इसने ब्रेकिंग न्यूज़ बनाई. पाकिस्तान इज अ मुस्लिम वर्ल्ड ओनली न्यूक्लियर पावर, but its economy is struggling to stay afloat. Saudi Arabia, one of the world's largest oil exporter, has a deep pocket but faces the daunting security challenges. Turkey is rapidly expanding military industrial base, but it is worried about the Israel's growing militarization in its neighborhood. तो इसीलिए इन्होंने पाकिस्तान की तरफ देखा क्योंकि वो ओनली न्यूक्लियर पावर है, और इस वजह से इन्होंने कहा कि भाई नेटो कोलैप्स हो रहा है, नेटो की सिक्योरिटी गारंटी उतनी नहीं रह चुकी है, तो पाकिस्तान एज अ थर्ड एक्टर रहेगा जो अलायंस इन्होंने बनाया है. फिर उसके बाद एज इंडियन से इट वुड होल्ड पाकिस्तान रिस्पॉन्स फॉर टेरर अटैक्स ऑन इट्स सॉइल. इस्लामाबाद ट्राइंग टू स्ट्रेंथन इट्स डिटरेंस थ्रू द काउंटर अलायंस. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसने लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. अच्छा, स्ट्रेट तब तक नहीं खुलेगी जब तक अमेरिका अपना बिहेवियर सही नहीं करेगा. ये वर्ल्ड न्यूज़ है. अच्छा, ये ज़ेलेंस्की विजिट सर्बिया जो रशिया का पार्टनर है, जब रशिया ने इसके 4 लोग मारे यहाँ पे. हमास सेज इट इज स्टिल रेडी टू गो अहेड विथ यूएस गजा प्लान. लेबनान सेज इजरायली ट्रूप्स इन्फिल्ट्रेट a village held by army. China traffic control order for Taiwan Strait during the typhoon ridiculous Tapai. तो बाकी सब स्पोर्ट्स न्यूज़ है. स्पोर्ट्स में उतना इंटरेस्ट नहीं हो तो द वर्ल्ड बीनीथ द आसाम डेडली फ्लड्स. आसाम में बहुत ही डेडली फ्लड्स आए थे, मगर उसको आज बीजेपी भी फेल हो गई इसको ठीक करने में. अब वो कह रहा है कि एक साइंटिफिक प्रोग्राम आना चाहिए. भाई आप तो गौमूत्र वाले हो, आप तो कहते हो गौमूत्र से और घी गौ से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग ठीक हो जाएगी, तो इसमें साइंटिफिक टेम्परमेंट कैसे आ गया, ये भाई उससे पूछे कोई. तो आज की इस वीडियो को आप शेयर करेंगे जो हिंदू को मैंने पढ़ा है आपके सामने, और ये इम्पोर्टेंट है. जब तक हम न्यूज़ को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम न्यूज़ को नहीं समझेंगे, तब तक हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ जाएगी. और इस चीज़ को मैंने स्टार्ट किया है
संडे कर सकते हैं हम इस चीज़ को, और आगे अगर आप इस पे रिस्पॉन्स दोगे तो हम बहुत सारी चीज़ें आगे और भी कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम करने जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ बाकी हम इसको बंद करते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही है। इसको शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस और साइंस टॉक मैं कर रहा हूँ इस्लामिक वीडियोज़ के साथ-साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आगे पहुँचाइए लोगों तक, ताकि वो लोग इसको देखते रहें और इसको सराहें। अगर इस पर व्यूज़ ज़्यादा आ गए और इस पर लोगों ने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए और हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है या चेंजेस चाहती हो कि जिसमें जिस तरह से इसको मैं बता रहा हूँ, तो वो भी हो सकता है। तो इस वीडियो को शेयर करना ज़रूरी बनता है, ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। जो गोदी मीडिया है उसमें कुछ और बताया जा रहा है, मगर जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें कुछ और बताया जा रहा है। थैंक यू।